नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे संस्कृत वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में प्रयत्न के बारे में अध्ययन कर रहे थे और प्रयत्नों से अपन ने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे कि प्रयत्न कितने होते हैं। प्रयत्नों में से अपन ने दो प्रयत्न पढ़े थे कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। जिनमें से मित्रों अपन ने आभ्यंतर प्रयत्न कंप्लीट कर लिए थे कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है, जबकि भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित सिद्धांत कौमुदी के आधार पर 4 बताई गई थी। ये अपन ने कल पढ़ लिया था, यानी पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्नों के बारे में कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। तो देखिए मित्रों, प्रयत्न अपन ने दो पढ़े थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि वर्णों के उच्चारण करने के पहले जो क्रिया की जाती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है। इसके बाद में दूसरा है बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। तो उसी का विलोम है मित्रों, वर्णों के उच्चारण करने के बाद जो क्रिया होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है, एकादश है इनकी संख्या होती है। तो देखिए मित्रों, एक प्रश्न आपका संख्या में से पूछ लेता है कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। तो याद रखें एकादश है, यानी 11 होते हैं, और आभ्यंतर प्रयत्न पंचदहा अर्थात 5 होते हैं। अब बाह्य प्रयत्न 11 कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। एक बार पुनः देखिएगा, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। इनमें ये याद रखें मित्रों कि जो 8 संज्ञाएं हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ये व्यंजन वर्णों की संज्ञाएं होती है। मित्रों, ये आप याद रखें, ये व्यंजन वर्णों की संज्ञाएं होती है। जबकि 3 जो संज्ञाएं होती है, अनुदात, उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये 3 संज्ञाएं स्वर वर्णों की होती है। ये 3 संज्ञाएं केवल स्वर वर्णों की होती है, जबकि ऊपर के जो 8 है, जो 8 संज्ञाएं हैं, वो व्यंजन वर्णों की होती है। ये संज्ञाएं जो है व्यंजन वर्णों की होती है, जबकि उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये संज्ञाएं केवल स्वर वर्णों की होती है। अब देखिए मित्रों, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित, ये कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं। जैसे मान लें कि विवार के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं, संवार के अंदर कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं, श्वास के अंदर, नाद के अंदर, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रश्न वो पूछ सकता है। तो याद रख लेना मित्रों, अपन 3-3 के ग्रुप में पढ़ेंगे। आप इन 11 बाह्य प्रयत्नों को याद रखें कि विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित, इस प्रकार से आप याद रखें। और इनमें ये याद रखें कि 8 जो संज्ञाएं हैं, ऊपर के जो 8 संज्ञाएं हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये 8 संज्ञाएं केवल और केवल व्यंजन वर्णों की होती है, जबकि उद्दात, अनुदात और स्वरित, ये केवल स्वर वर्णों की होती है। तो याद रखें कि बाह्य प्रयत्नों में स्वर वर्ण की कितनी संज्ञाएं होती है, 3 संज्ञाएं होती है, उद्दात, अनुदात और स्वरित। अब देखिए मित्रों, 3-3 के ग्रुप में अपन पढ़ेंगे। जैसे सर्वप्रथम अपन लेंगे विवार, श्वास, अघोष। जैसे अपन ने नाम लिखे हैं,
विवार, संवार, श्वास, इनमें से एक छोड़कर एक ले लेना, आपको याद करने में सरलता रहेगी। विवार, श्वास, अघोष, एक छोड़कर के एक, जैसे विवार ले लिया, एक छोड़ दिया, श्वास ले लिया, एक छोड़ दिया, फिर अपन ले लिया अघोष। इस प्रकार से तीन तीन ग्रुप में हम पढ़ेंगे, जैसे विवार, श्वास और अघोष। ये वर्ण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं? तो देखिए मित्रों, विवार, श्वास और अघोष जो वर्ण होते हैं वो देखिए, पहले तो अपन वर्णों को जानने से पहले अपन को ये याद होनी चाहिए कि अपनी वर्णमाला के अंदर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। अब इन वर्णों में से कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो विवार होता है, श्वास होता है और अघोष होता है, उन वर्णों को अपन इनमें से देखेंगे। तो देखिए मित्रों, विवार, श्वास, अघोष वर्ण क्या कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और स वर्ण, अर्थात खर प्रत्यार के सभी वर्ण विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं। क्या सुना मित्रों? एक बार पुनः देखिएगा कि विवार, श्वास, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और स ये खर प्रत्यार कहलाते हैं, अर्थात खर प्रत्यार के सभी वर्ण विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं। तो याद रखें मित्रों, खर प्रत्यार के जो सभी वर्ण है, अब खर प्रत्यार के वर्ण मैंने आपको बता दिया था, वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, स वर्ण, अर्थात खर प्रत्यार के सभी वर्ण विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखिए मित्रों, आप इनको लिख भी सकते हैं, जैसे पहला, दूसरा वर्ण, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। तो ये आपको वर्ण लिख लिया, स, अर्थात ये जो वर्ण होते हैं वो विवार कहलाता है, श्वास कहलाता है, अघोष कहलाता है। तो जैसे मान के चले मित्रों, अब इन्हीं में से प्रश्न अगर पूछ सकता है, तो प्रश्न जैसे मान के चलते उसने पूछ लिया, जैसे उसने पूछ लिया, जैसे वर्णस्य संज्ञा भवति, ये जैसे प्रश्न हो गया, वर्णस्य संज्ञा भवति, ये आपका प्रश्न हो गया, क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे देगा। वो पूछ रहा कि फ वर्ण की संज्ञा होती है, संज्ञा कौन सी होती है? जैसे एक ऑप्शन दे दिया उसने, पहला ऑप्शन दे दिया संवार, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको घोष, तीसरा वर्ण आपको दे दिया जैसे उदात्त, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको विवार। इस प्रकार से प्रश्न आपको दे देगा कि फ वर्ण से संज्ञा भवति, अर्थात फ वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है। ऑप्शन अपने पास में संवार, घोष, उदात्त और विवार। अब आपको ये देखना है कि फ वर्ण किसमें काउंट हो रहा है। तो देखिए मित्रों, अपन ने फ वर्ण देखा था, वर्ग का पहला और दूसरा। वर्ग का पहला वर्ण तो ये है नहीं, फ, ये कौन सा दूसरा वर्ण है, तो ये दूसरा वर्ण कौन सा कहलाता है? विवार भी कहलाता है, श्वास भी कहलाता है और अघोष भी कहलाता है। अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? इसमें नहीं मिल रहा, ये रहा। देखिएगा मित्रों, विवार, अर्थात इस विवार के अंदर इस फ वर्ण को गिना जाता है, अर्थात इस फ वर्ण की जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है? विवार संज्ञा होती है। आगे समझे मित्रों? तो इस प्रकार से याद रखें, प्रश्न इसी प्रकार से पूछ सकता है। अब आगे अपन अगले क्रम में पढ़ते हैं कि संवार, नाद और घोष कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो देखिए मित्रों,
संवार नाद घोष जो वर्ण होते हैं वो वर्ण देखिए देखिए अपन पढ़े हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण और एक है वर्ण अर्थात हंस प्रत्यार के जो वर्ण होते हैं वो संवार नाद और घोष कहलाते हैं। तो याद रखें मित्रों, संवार नाद घोष वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण है वर्ण अर्थात हंस प्रत्यार के सभी वर्ण संवार नाद और घोष कहलाते हैं। अब देखिए मित्रों, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, देखिए तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, एक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं, तो इनमें से अपन कौन कौन से ले रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा था, 3 वर्ण ले ले एक वर्ग से, अपने पास में वर्ग कितने 5, तो 5 थी 15 वर्ण, तो ये काउंट कर लीजिए। एक है आपका अंतस्थ वर्ण, ये अंतस्थ वर्ण, ये है अंतस्थ वर्ण, और एक है वर्ण। अर्थात ऊपर जो वर्ण ले लिए हैं उनको छोड़ करके बाकी जो वर्ण है वो वर्ण संवार नाद और घोष कहलाते हैं। याद रखें मित्रों, ऊपर वालों को छोड़ करके और नीचे वाले जो वर्ण है वो पूरे संवार नाद और घोष कहलाते हैं। अगला है मित्रों, अब अपने 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट हो गया। विवार अपने देख लिया, संवार देख लिया, श्वास देख लिया, नाद देख लिया, अघोष देख लिया, घोष देख लिया। अब देखिए मित्रों, अल्प प्राण नंबर 7 पे आता है, नंबर 7, और नंबर 7 पे आपका आता है अल्प प्राण। और अल्प प्राण इसमें से प्रश्न आपके पूछता है कि अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राण मित्रों, इसमें से प्रश्न निश्चित आता है, कभी कभी पूछ लेता है। अल्प प्राण में से प्रश्न यह पूछता है कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है और महाप्राणों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मित्रों, ये 8वें नंबर का ये महाप्राण, ये महाप्राण। अब इन दोनों में से आपको ये देखना है प्रश्न कैसे पूछता है कि अल्प प्राण कितने होते हैं, महाप्राण कितने होते हैं, ये प्रश्न पूछता है। तो याद रखें, अल्प प्राणों की संख्या 19 होती है और महाप्राणों की संख्या 14 होती है। ये याद रखें मित्रों कि अल्प प्राण 19 होते हैं और महाप्राण 14 होते हैं। अब देखिए अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण कहलाते हैं, तो मित्रों आप याद रखेंगे कि अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण कहलाते हैं जो आपको जाने जाते हैं। तो देखिए मित्रों, अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वो देखिएगा 19 वर्ण होते हैं। और 19 वर्ण कौन कौन से होते हैं 19 वर्ण देखेंगे मित्रों, कौन कौन से 19 वर्ण होते हैं। इसमें से आपको प्रत्येक वर्ण को देखना होगा कि अल्प प्राण की पहला, तीसरा और 5वां, देखिए कौन कौन से वर्ण होते हैं। वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण
और अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण, ये सभी वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अब देखिए मित्रों, अल्प प्राणों की संख्या 19 होती है। तो अपन ने एक वर्ग में से पहला, तीसरा, पांचवा अर्थात 3 वर्ण लिए। पहला, तीसरा, पांचवा 3 वर्ण लिए एक वर्ग में से। तो इसी प्रकार 5 वर्ग अपने पास में, तो एक में से 3 ले रहे हैं तो 5 वर्ग है, तो 5 3 15 वर्ण तो ये हो गए। और कौन सा है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ य व र ल, तो 15 और 4 19। इस प्रकार से ये 19 वर्ण जो होते हैं अल्प प्राण कहलाते हैं। अब आप याद रखें मित्रों, एक प्रश्न ये पूछता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि अंतस्थ वर्ण किस में गिने जाते हैं। तो याद रखें मित्रों, अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण में गिने जाते हैं और ऊष्म वर्ण महाप्राण में गिने जाते हैं। एक साधारण सी पहचान इसमें ये रखें कि अल्प प्राण के अंदर ल आ रहा है तो ल अंतस्थ में आ रहा है, तो अर्थात अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण में गिने जाएंगे। और महाप्राण में है आ रहा है तो याद रखें उस वर्णों के अंदर है आ रहा है, तो अर्थात याद रखें कि उस वर्ण महाप्राण में गिने जाएंगे। और महाप्राणों की संख्या 14 होती है। अब देखिए मित्रों, महाप्राण अब जो शेष बच रहे हैं, अब जो शेष बचेंगे वो महाप्राण कहलाएंगे। और महाप्राण देखिए मित्रों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण ऊष्म वर्ण, अर्थात ये देखिएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, एक तो द्वितीय एक चतुर्थ वर्ण। एक वर्ग में से 2 ले रहे हैं, 5 वर्ग अपने पास में, 5 दूनी 10 और बाकी कौन से है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कितने अपने पास में? 4, अर्थात 10 और 4 14। तो इस प्रकार याद रखें महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और महाप्राण वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखें मित्रों, ये व्यंजन वर्णों की संज्ञा थी। इसके बाद में जो नवा नंबर का वो है आपका उदात्त नंबर 9, उदात्त और नंबर 10 अनुदात्त और नंबर 11 स्वरित। देखिए मित्रों, उदात्त उच्चैरुदात्त, अनुदात्त, नीचेर अनुदात्त और स्वरित जो है समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है। अब इन समाहार स्वरित है, ये सूत्र है मित्रों कि उदात्त संज्ञा उच्चैरुदात्त नामक सूत्र से, अनुदात्त संज्ञा नीचेर अनुदात्त नामक सूत्र से और स्वरित संज्ञा समाहार स्वरित नामक सूत्र से की जाती है। अब देखिए मित्रों, अब तक अपन ने जो पढ़े थे 8 संज्ञा जो पढ़ी थी वो केवल व्यंजन वर्णों की संज्ञाएं पढ़ी थी। और अब अपन ने पढ़ेंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अर्थात ये स्वर वर्णों की संज्ञाएं होती है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखिए मित्रों, उदात्त वर्ण कौन से होते हैं कि उदात्त वर्णों की संज्ञा उच्चैरुदात्त नामक सूत्र से की जाती है। उच्चैरुदात्त तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले वर्ण उदात्त कहलाते हैं। जैसे मान के चले मित्रों, आपने देखा, आपने किसी वर्ण का जैसे
इस एकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इस एकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अपोह विसर्जन नाम कंठ है। तो इस एकार को कंठ के ऊपरी भाग से अपन बोलेंगे, ऊपरी हिस्से से अपन बोलेंगे, ऊर्ध्व भाग से अपन बोलेंगे तो इस एकार की उदात्त संज्ञा होती है। और अगर मान के चलते हैं इस एकार को किसी भी प्रकार में ले लें, इस एकार को कंठ के नीचे के भाग से अपन उच्चारित करेंगे अर्थात अधोभाग से अपन बोलेंगे तो इस एकार की अनुदात्त संज्ञा होती है। और मान के चलते हैं उदात्त और अनुदात्त के मध्य भाग से उच्चारित बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो स्वरित कहलाते हैं। स्वर वर्ण कोई सा स्वर ले लीजिए, उसका उच्चारण स्थान अपन देखेंगे। जो जैसे मान के चलते हैं आपको उच्चारण स्थान है, जैसे ई ले लिया और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, ईचो ऐसा नाम तालु। तो ई का उच्चारण स्थान तालु है। तालु के ऊपरी भाग से अपन इसको बोलेंगे तो वो उदात्त कहलाएगा, और तालु के नीचे के भाग से अधोभाग से इसको बोलेंगे तो वह अनुदात्त कहलाएगा। और दोनों के मिश्रित भाग से जो बोला जाता है, दोनों के मध्य भाग से जो बोला जाता है वो स्वरित संज्ञक कहलाता है। इनको पहचानने के लिए मित्रों आपको देखिएगा, इनको लिपि में अपन लिखेंगे। उदात्त को तो अपन परिभाषा से समझ सकते हैं कि उदात्त वर्ण लिख सकते हैं इसमें तालु आदि उच्चारण स्थान के। देखिएगा तालु आदि उच्चारण, तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित वर्णों की उदात्त संज्ञा होती है। उच्चारित वर्णों की उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा होती है। तो देखिए मित्रों, तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित वर्णों की उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त वर्णों को पहचान करने के लिए कोई चिन्ह इसका नहीं है, ये चिन्ह रहित है। अनुदात्त कहते हैं तो तालु आदि उच्चारण स्थान के अधोभाग से उच्चारित वर्णों की अनुदात्त संज्ञा होती है। अनुदात्त संज्ञा होती है। अनुदात्त वर्णों को पहचानने के लिए स्वर वर्ण के, जैसे यह लिख देता हूं मैं, जैसे ए, ई, उ, री, जैसे वर्ण है, तो इन वर्णों को अनुदात्त संज्ञा करने के लिए वर्णों के नीचे एक आड़ी रेखा खींची जाती है तो ये अनुदात्त कहलाता है। और इसी प्रकार देखिए स्वरित संज्ञा किसे कहते हैं? उदात्त और अनुदात्त के मध्य भाग से उच्चारित वर्णों की या उदात्त और अनुदात्त के मिश्रित को स्वरित कहा जाता है। और स्वरित वर्णों को पहचान करने के लिए इनको चिन्ह कैसे बताया जा सकता है? तो किसी स्वर वर्ण के ऊपर ए, ई, उ, री, ये बताए जिनके ऊपर एक सीधी रेखा अगर खींची जाती है, खड़ी रेखा, खड़ी पाई जिसको कहते हैं, तो वो
स्वरित वर्ण कहलाता है। ये वर्ण के ऊपर एक रेखा दिखाई दे रही है, खड़ी पाई दिखाई दे रही है, तो अपन कह सकते हैं ये स्वरित वर्ण कहलाएगा। और नीचे आड़ी रेखा होगी तो अपन कह सकते हैं वो अनुदात वर्ण कहलाएगा। उदात वर्ण का कोई चिन्ह नहीं है, उदात वर्ण चिन्ह रहित होता है। तो इस प्रकार याद रखें मित्रों, इनकी कोई संख्या नहीं है। किसी भी स्वर के नीचे अपन जो चिन्ह कर सकते हैं, उदात को अपन कह सकते हैं कि तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से जो भी वर्ण अपन बोलेंगे उसकी उदात संज्ञा होगी। अनुदात नीचे के भाग से बोलेंगे वो अनुदात कहलाएगा। लेकिन अनुदात वर्णों को पहचान करने के लिए लिपि में ये लिखा जाता है। और इसी प्रकार स्वरित है, उदात और अनुदात त्रिमध्यो उचित परिणाम का संज्ञा भक्ति, तो वो स्वरित संज्ञा भक्ति अर्थात स्वरित वर्णों को पहचान करने के लिए इनको ए ई उ अर्थात स्वर वर्ण के ऊपर एक खड़ी पाई रेखा खींची जाती है, उसे अपन स्वरित के नाम से पहचानते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आपके ये आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कंप्लीट होते हैं। इनमें से जो भी प्रश्न बनते हैं तो मित्रों एक वीडियो अपन केवल प्रश्नों की ही लेकर आएंगे, जिसमें 15-20 प्रश्न होंगे। और 15-20 प्रश्न कौन कौन से प्रश्न आपके वर्णमाला में से बन सकते हैं, उन प्रश्नों को अपन सामने बोर्ड पर देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण में से प्रश्न बनता है, कौन कौन से प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों को अपन प्रश्न अपने एक वीडियो बना लेंगे केवल प्रश्नों का ही। तो इस प्रकार से ये आपका बाह्य प्रयत्न समाप्त हुए। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है, याद रखें। इनमें से प्रश्न जो भी पूछता है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक करें। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों वीडियो के नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको दाबें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। अगर मित्रों किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दिया करो, उससे मैं आपके कमेंट्स का उत्तर दे दिया करूँगा। और वैसे मेरे नंबर उसमें वीडियो के थंबनेल में लिखे हुए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई परेशानी हो तो वो कॉल करके भी मालूम कर सकता है, पूछ सकता है। तो इस प्रकार मित्रों आपके ये उच्चारण अर्थात प्रयत्न जो आपके हो गए, अगला जो वीडियो अपना आएगा वो उच्चारण स्थान का होगा। उच्चारण स्थान के बाद में अपना वर्णों का प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो और आपका वर्णमाला से बनेगा, वो है उच्चारण स्थान का, जो अपन कल पढ़ेंगे। और इसी के साथ मित्रों जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।